नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर जो कि सीटेट एग्जाम के अंदर पूछे जा चुके हैं और ये सभी क्वेश्चन सीडीपी पे आधारित होने वाले हैं तथा उन लोगों के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाले हैं जो कि फरवरी 2026 का एग्जाम देने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है जिसके अंदर कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन बच्चे के समाजीकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि पहले कहा गया है कि मीडिया, या फिर कहा गया है विद्यालय, या फिर कहा गया है परिवार या पास पड़ोस, अर्थात इन चार पॉइंट में से कौन सबसे ज्यादा जो है बच्चे के सामाजिकरण में भूमिका जो है अदा करते हैं। इससे संबंधित यहाँ पे चार जो है ऑप्शन बनाए गए हैं। जैसे कि पहले ऑप्शन में कहा गया कि यहाँ पे सेकंड और थर्ड सही होगा, या फिर ऑप्शन में कहा गया है बी में कि सेकंड यहाँ पे अर्थात फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ सही होगा, या फिर ऑप्शन में सी में कहा गया यहाँ पे चारों सही होंगे, या ऑप्शन यहाँ पे डी वाले में कहा गया कि यहाँ पे डी वाला जो ऑप्शन अर्थात तो यहाँ पे थर्ड और फर्स्ट सही होंगे। तो ये क्वेश्चन जो है सीटेट के अंदर का जो है प्रीवियस ईयर में पूछा भी जा चुका है। तो यहाँ पे अगर बात करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका जो यहाँ पे सी वाला हो जाएगा, अर्थात यहाँ पे चारों जो होते थे मीडिया, आपका विद्यालय, परिवार, पास पड़ोस, ये सभी क्या करते हैं बच्चे के सामाजिकरण में भूमिका अदा करते हैं। अब थोड़ा सा डिटेल से अगर इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो सामाजिकरण के प्रमुख जो माध्यम या एजेंट में परिवार, विद्यालय, सहकर्मी, पड़ोस और मीडिया को विशेष रूप से गिना जाता है। इनसे ही बच्चा भाषा, आचरण, सामाजिक मानदंड, मूल्य, भूमिकाएं और जीवन शैली सीखता है। वहीं पे थोड़ा सा आगे बात करें तो परिवार जो होता है वो प्राथमिक जो होता है सामाजिकरण का मुख्य स्रोत है। विद्यालय औपचारिक शिक्षा व अनुशासन के माध्यम से द्वितीयक को सामाजिकरण जो होता है या सामाजिकरण कराता है। पड़ोस व सहकर्मी समूह आपसी बातचीत व साझा गतिविधियों के द्वारा सामाजिक कौशल विकसित करते हैं। और मीडिया आधुनिक समाज में विचारों, भूमिकाओं और मान्यताओं को आकार देने वाला सशक्त माध्यम बन चुका है। इसलिए चारों कारक मिलकर बच्चे के सामाजिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आज का जो दिया गया है 32। वैसे तो मैंने इसके पहले ऑलरेडी जो है क्वेश्चन 30 क्वेश्चन बना दिए, जहां पे आपको 3 वीडियो मिलेंगे जिसमें हर एक वीडियो में मैंने टॉप 10 क्वेश्चन कवर किया है। इसलिए अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं, और उस वीडियो की प्लेलिस्ट की लिंक भी मैं नीचे यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या आप हमारे चैनल पे फेसबुक या इंस्टाग्राम पे डायरेक्ट आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया कि सृजनात्मकता को डैश 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 की अवधारणा से संबंधित माना जाता है। किससे संबंधित माना जाता है? ऑप्शन ए में कहा गया है कि जो यहाँ पे रवादार बौद्धिकता, या फिर यहाँ पे कहा गया है कि अभिसृत सोच, या फिर यहाँ पे कहा गया है विविध सोच, या फिर ऑप्शन में कहा गया है कि ध्रुव बौद्धिकता। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन की बात करते हैं, इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर जो इसका होने वाला है वो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका सी वाला हो जाएगा, अर्थात विविध सोच वाला हो जाएगा। अब थोड़ा सा आगे बात करते हैं डिटेल से इसमें। तो मनोविज्ञान में माना जाता है कि सृजनात्मकता का मुख्य आधार अपसारी विविध सोच अर्थात डाइवर्जेंट जो होता है थिंकिंग वो माना जाता है, जिसमें व्यक्ति किसी एक समस्या के से अनेक नवीन भिन्न भिन्न समाधान या विचार उत्पन्न करता है। कहने का मतलब है कि मनोविज्ञान के अंदर जो होता है वो सृजनात्मकता को जो है इसके अंदर जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग के अंतर्गत रखा जाता है, जिसमें समस्या के अनेकों नए और अलग अलग तरीके जो है समाधान के खोजे जाते हैं। थोड़ा सा आगे बात करें तो इसके विपरीत जो होता है अभिसारी सोच होती है, जिसको हम कहते हैं कन्वर्जेंट सोच, जहां पे केंद्रित परंपरागत और संकीर्ण सोच को बुद्धि परीक्षण में अधिक जुड़ी मानी जाती है, जबकि सृजनात्मकता में लीक से हटकर सोचना, नई दिशा में कल्पना करना और विविध संभावनाएं खोजना आवश्यक होता है। इसलिए इसे विविध या अपसारी सोच की अवधारणा से जोड़ा जाता है।
देखो सोच वैसे तो देखा जाए बेसिकली दो प्रकार की होती हैं। एक होता है डाइवर्जेंट सोच, जहां पे अलग अलग तरीकों से किसी क्वेश्चन को हल करने के तरीके देखे जाते हैं। वहीं पे कन्वर्जेंट क्या होता है, इसमें पुराने तरीके, उसमें नया कुछ नहीं सोचा जाता है, तो कन्वर्जेंट सोच होती है। तो डाइवर्जेंट सोच जो है वो अच्छी थिंकिंग मानी जाती है। अब थोड़ा सा बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आज का जो 33 दिया गया है कि किसी भाषा के स्वीकृत ध्वनि संयोजनों को इसके डैश 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 नियमों के अंतर्गत बताया जाता है, अर्थात ये ब्लैंक स्थान यहाँ पे भरना है। तो ऑप्शन ए के अंदर कहा गया क्या लिखा है, व्याकरणिक, या ऑप्शन बी में कहा गया व्यक्तात्मक, या फिर यहाँ पे सी के अंदर कहा गया विभक्ति विषयक, या डी के अंदर लास्ट में कहा गया ध्वनि संबंधी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें इसमें से करेक्ट आंसर कौन सा हो सकता है, तो यहाँ पे करेक्ट क्वेश्चन इसका जो होगा, अर्थात ऑप्शन जो इसके ब्लैंक स्थान पे भरा जाएगा, वो यहाँ पे आपका डी वाला हो जाएगा, अर्थात ध्वनि संबंधी। अब ये ध्वनि संबंधी क्या है और ये स्वीकृत ध्वनि संयोजनों के क्या मतलब है, इसको थोड़ा सा डिटेल से अगर बात करें यहाँ पे, तो भाषा विज्ञान में किसी भाषा में कौन कौन से ध्वनि संयोजन स्वीकार या मान्य है, जैसे कौन से व्यंजक एक साथ आ सकते हैं, शब्द किस धुन से शुरू या समाप्त हो सकते हैं, यह सब उस भाषा के ध्वनि संबंधी या फोनोलॉजिकल जो होता है, या फोनोटोनिक जिसे हम कहते हैं, नियमों से निर्धारित तो होता है। कहने का मतलब जब आप बोलते हैं तो किस शब्द के साथ में कौन से शब्द, अर्थात तो वहां पे व्यंजक आ सकते हैं, उनकी कौन सी ध्वनि हो सकती है, इस पे भी जो होता है, इसके वैसे तो डिटेल से अलग स्टडी होती है जिसको फोनोलॉजिकल या फोनोटोनिक का भी कहा जाता है, फोनिक्स भी होता है। तो ये ध्वनि संबंधी अध्ययन वहां पे किया जाता है। अब थोड़ा सा डिटेल से बात करें तो व्याकरणिक, वाक्यात्मक या विभक्ति विषयक जो होते हैं नियम क्रमशः शब्द रूप, वाक्य संरचना और जो होते हैं यहाँ पे रूप परिवर्तन से जुड़े होते हैं, ना कि ध्वनियों के संयोजन से। इसलिए यहाँ पे दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त जो है शब्द ध्वनि संबंधी ही सही हो जाएगा। आप थोड़ा सा आगे बात करते क्वेश्चन 34 पे, जब सोचने की प्रक्रिया किसी भाषा द्वारा प्रभावित होती है तो ऐसी स्थिति को कहते हैं क्या कहा जाता है, इस पे बात किया जाए तो इसमें से ऑप्शन फर्स्ट में कहा गया भाषा निर्धारित हो, ऑप्शन बी के अंदर कहा गया संज्ञानात्मक पक्ष, या ऑप्शन सी के अंदर कहा गया सामाजिक भाषाई अद्भुति, या फिर यहाँ पे कहा गया डी के अंदर संस्कृति प्रभावित। अब इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इसमें से करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे अगर बात करें तो इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ए वाला, भाषा निर्धारित। अब ये भाषा निर्धारित क्या होता है और ये सोचने की प्रक्रिया से कैसे संबंधित है, इस पे थोड़ा सा डिटेल से बात कर लेते हैं। तो जब यह माना जाता है कि व्यक्ति की विचार प्रक्रिया भाषा की संरचना और शब्दावली से प्रभावित या नियंत्रित होती है, तब इसे भाषा विज्ञान में भाषाई निर्धारण या भाषा निर्धारित या लैंग्विस्टिक डिटर्मिनेशन के नाम से कहा जाता है। और अगर थोड़ा सा बात करें तो क्या लिखा, सपीर वार्क परिकल्पना के मजबूत रूप के अनुसार भाषा हमारे सोचने के ढंग को काफी हद तक निर्धारित करती है, अर्थात अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग दुनिया को अलग अलग ढंग से देख व समझ सकते हैं। इसलिए भाषा द्वारा प्रभावित सोच की स्थिति को भाषा निर्धारित ही कहा जाता है। कहने का मतलब जिन लोगों को अलग अलग प्रकार की भाषाएं आती हैं, जिस कारण से वो अलग अलग लोगों को समझ सकते हैं, अलग अलग चीजों को समझ सकते हैं, तो इसलिए अलग अलग भाषाएं आना काफी जरूरी होता है। आप थोड़ा सा यहाँ पे बात करते 35 क्वेश्चन नंबर के अंदर, जिसके अंदर कहा गया है कि अपने अनुभवों और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना का परीक्षण कर रवि उपकरणों की मरम्मत करता है। कहने का मतलब एक व्यक्ति है जो कि अर्थात रवि जिसका नाम है, अपने अनुभव और लक्षणों के आधार पर उपकरणों में खराबी के कारण की परिकल्पना करता है और उसका परीक्षण करता है, परीक्षण कर उसकी फिर वो मरम्मत करता है। तो वो कौन सा ज्ञान उपयोग में लेता है, इससे संबंधित क्वेश्चन है। तो ऑप्शन में कहा गया कलन विधि का वो यूज करता है,
या फिर ऑप्शन बी में कहा गया मानसिक दृढ़ता का प्रयोग करता है, फिर यहाँ पे यह कहा गया अनुमानी विधि का प्रयोग करता है, या फिर कहा गया यहाँ पे जो है वो अंतर्दृष्टि का प्रयोग करता है। वो किसका प्रयोग करता है, तो यहाँ पे अगर बात किया जाए तो इसमें से इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे होने वाला है कि वह व्यक्ति या यहाँ पे जो रवि है वो अपनी जो होता है यहाँ पे कलन विधि का प्रयोग करता है। अब ये कलन विधि क्या होती है इस पे थोड़ी सी हम बात करते हैं। तो समस्या समाधान में कलन विधि, जिसको हम क्या कहते हैं, एल्गोरिथम कहा जाता है, का अर्थ है ऐसी संगठित क्रमबद्ध और सुनियोजित प्रक्रिया जिसमें व्यक्ति चरण दर चरण परिकल्पना बनाकर उसे जांचता है और परिणाम के आधार पर अगला कदम तय करता है। यह तरीका अपेक्षाकृत सुनिश्चित समाधान तक पहुंचाता है। कहने का मतलब जब व्यक्ति किसी समस्या को चरणबद्ध तरीके से देखता है, परिकल्पना करता है, फिर सोचता है, उसके आधार पे परिणाम निकालता है, उस परिणाम के आधार पे कुछ समाधान को सुनिश्चित करता है, तो ये बहुत ही अच्छा तरीका होता है जिसको हम कलन विधि या एल्गोरिथम या समस्या समाधान में कलन विधि काफी ज्यादा हेल्पफुल होती है। अब थोड़ा सा आगे बात करें इसी में, तो प्रश्न में जो है रवि ने अपने अनुभवों और उपकरण के लक्षणों के आधार पे क्या किया है, खराबी के कारणों की परिकल्पना बनाकर और फिर उसका क्या, उसका परीक्षण भी करता है और उसी के अनुसार क्या करता है, वो मरम्मत करता है। यह व्यवस्थित परीक्षण जो होता है आधारित तो कार्यवाही जो है वो कलन विधि की एक विशेषता है, ना कि केवल अनुमान या अनुमानित विधि की। पुरानी आदत पर टिके रहना या जिसे हम मानसिक दृढ़ता कहते हैं, या अचानक को आए समाधान जिसे हम अंतर्दृष्टि कहते हैं, ये सब चीजें गलत हैं। केवल यहाँ पे कलन विधि इसका सही ऑप्शन बैठ जाता है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसके अंदर कहा गया है कि दिव्या अक्सर निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर आसान बना लेती है। वह उपयोग करती है, किसका उपयोग करती है, कहने का मतलब क्या है, उसके पास कोई एक समस्या आती है तो उस समस्या को क्या करती है, छोटे छोटे पार्टों में विभाजित करती है दिव्या। फिर इस तरीके को क्या कहा जाता है, इस पे हम बात करने वाले हैं। तो इससे संबंधित ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि द्वितीयक विस्तारण विधि है, या फिर यहाँ पे कहा गया है कि ये जो उपलक्ष्य विश्लेषण विधि है, या फिर यहाँ पे कहा गया क्रियात्मक जड़ता नियामक विधि है, या फिर लास्ट में कहा गया कम करने की विधि है। तो यहाँ पे अगर बात करें इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर होने वाला है, तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन यहाँ पे आप देखें करेक्ट जो है यहाँ पे बी, अर्थात उपलक्ष्य विश्लेषण विधि है। अब ये उपलक्ष्य विश्लेषण विधि होती क्या है, इस पे थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो यहाँ पे उपलक्ष्य विश्लेषण विधि का मतलब होता है जिसको हम सब गोल एनालिसिस में कहते हैं। तो सब गोल एनालिसिस में क्या होता है, बड़े या जटिल कार्य को कई छोटे छोटे उद्देश्यों या उपलक्ष्यों में बांट दिया जाता है ताकि चरण को अलग अलग पूरा करके मुख्य लक्ष्य को जो होता हम क्या कर सकते हैं, आसानी से हासिल किया जा सके। यह समस्या समाधान की जो होती है ये योजनाबद्ध रणनीति कहलाती है। थोड़ा सा आगे और बात कर लेते हैं। तो प्रश्न में क्या है, दिव्या जो थी वो निर्देशित कार्यों को छोटे छोटे हिस्सों में विभाजित कर उन्हें आसान बनाती है, जो बिल्कुल उपलक्ष्य विश्लेषण की प्रक्रिया है। ना तो वह किसी अतिरिक्त सजावट या था द्वितीयक विस्तारण, ना ही सोच की जड़ता था क्रियात्मक जड़ता, और ना ही केवल कम करते जाने अर्थात रिडक्शन पे वो बात करती है। तो यहाँ पे केवल आपका इसलिए जो होता है उपयुक्त विकल्प आपका बी वाला ही सही बैठता है। आप थोड़ा सा आगे बात करते हैं क्वेश्चन पे, जो कि यहाँ पे 37 दिया गया है कि पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन क्या बताता है, अर्थात कोई पुरुष होगा कोई महिला होगा, इसका निर्धारण कौन करता है, समाज करता है। तो ये कथन क्या बताता है, इससे संबंधित ऑप्शन ए के अंदर यहाँ पे आप देखेंगे कहा गया है कि लैंगिक एक आनुवांशिक प्रवृत्ति है, या बी के अंदर यहाँ पे कहा गया लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, या फिर कहा गया यहाँ पे लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है, या फिर यहाँ पे कहा गया लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है। अब इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको मिलेगा लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। अब ये लैंगिकता क्या होती, सामाजिक अवतरण क्या है, इस पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो लैंगिकता था जिसको हम क्या कहते हैं, जेंडर कहते हैं। तो लैंगिकता जो जेंडर से आशय जो होता है पुरुष और महिलाओं के बीच में वे अंतर
और भूमिकाएं जो समाज और संस्कृति द्वारा तय तथा निर्मित की जाती हैं। जैसे कौन सा काम पुरुषों का है और कौन सा काम महिलाओं का माना जाएगा, जिसका व्यवहार कैसा होना चाहिए। अर्थात ये सभी चीजें किसने निश्चित किया? समाज ने किया कि व्यक्ति जो होगा बाहर के काम करेंगे, महिलाएं जो होती हैं घरों का काम करेंगी, पुरुष बाहर का काम करेंगे। ये समाज ने इसको निर्धारित किया। ऐसा थोड़ी कि जो पुरुष है वो खाना नहीं बना सकता है और महिलाएं जो खेतों का कार्य नहीं कर सकती, दोनों कर सकती हैं, लेकिन इसको समाज ने निश्चित किया कि घरों का काम महिलाएं करेंगी, बाहर का काम केवल पुरुष करेंगे। थोड़ा सा आगे बात की जाए तो दिए गए कथन में स्पष्ट कहा गया है कि समाज पुरुष और महिला की भूमिकाएं निर्धारित करता है, इसलिए यह लिंग को सामाजिक रूप से निर्मित या सामाजिक अवतरण, जिसको हम सोशल कंस्ट्रक्शन कहते हैं या कंस्ट्रक्ट के रूप में देखता है, ना कि आनुवांशिक या जैविक प्रवृत्ति। ये आनुवांशिक और जैविक प्रवृत्ति तो है ही नहीं। आप आसानी समझो कि अगर आनुवांशिकता के आधार पर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर सकता है, लेकिन ये तो समाज ने निश्चित किया है कि कौन खाना बनाएगा, कौन खेत का काम करेगा। तो इसलिए ये ना ही आनुवांशिकता पे है और ना ही ये जैविक प्रवृत्ति पे है, ये केवल समाज के ऊपर निर्भर करता है। आप थोड़ा सा आगे यहाँ पे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पे कि ग्रेडिंग, कोडिंग, अंकन और क्रेडिट संचय प्रणालियां डैश 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 यहाँ पे दिया गया के कुछ उदाहरण बताइए। क्या उदाहरण है? ऑप्शन ए में कहा गया है कक्षा में बच्चों की स्थिति के निरूपण विधि, या ऑप्शन बी में कहा गया आलेख पत्र तथा रिपोर्ट कार्ड में अकादमिक प्रगति को दर्शाने, या फिर यहाँ पे कहा गया अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना करना, या फिर यहाँ पे कहा गया परीक्षा के उत्तीर्ण प्रश्नों के मूल्यांकन की प्रक्रिया करना। अब यहाँ पे अगर बात करें इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका जो है आपका सी वाला जो बैठेगा, अधिगमकर्ताओं की उपलब्धि के आकलन की गणना विधि वाला सही हो जाएगा। अब ये क्या होता है इस पे थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। तो जब शिक्षक जो होता है विद्यार्थियों की उपलब्धि का आकलन करते हैं, तो इसके परिणाम उन्हें यह समझने में मदद करते हैं कि उनके द्वारा अपनाई गई शिक्षण अधिगम पद्धति जो है वो कितनी प्रभावी है, कहां सुधार की आवश्यकता है और आगे की योजना कैसे बनाई जाए। इसलिए उपलब्धि आकलन का प्रमुख उद्देश्य शिक्षण की प्रभावशीलता का मूल्यांकन माना जाता है। कहने का मतलब जब आकलन किया जाता है तो इससे यह पता चल जाता है कि बच्चे अभी कौन सा कार्य कर पा रहे हैं, कौन सा कार्य कर नहीं पा रहे हैं, किस कार्य में उनको योगदान की आवश्यकता है, किस प्रकार की अब नई योजनाएं बनाई जाएं जिससे व्यक्ति या जिससे विद्यार्थी नए कार्य को भी आसानी से कर सकें। तो ये जो होता है बहुत ही अच्छा होता है शिक्षण अर्थात तो पढ़ाई के दौरान जो होता है प्रभावशीलता अर्थात तो शिक्षण के दौरान ये मूल्यांकन बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। थोड़ा सा आगे इसी में बात करें तो क्षमता समूह बनाना, गतिविधियों की सूची बनाना या केवल रिकॉर्ड रखना आकलन के द्वितीयक उपयोग हो सकते हैं, परंतु प्रश्न सहायता करता है के प्रमुख उद्देश्य की ओर संकेत करता है। वहीं पे बात करें तो जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता को जांचने और सुधारना, अतः विकल्प ए ही सबसे ज्यादा उपयुक्त आप पर रहेगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 39 के अंदर, जिसमें कहा गया है कि समावेशी शिक्षा डैश 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 के सिद्धांत पर आधारित है। अर्थात समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत के ऊपर आधारित है, ये क्वेश्चन कहा गया है। अब ये समावेशी शिक्षा क्या होती है इस पर भी हम बात करेंगे। पहले यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं क्या दिए गए हैं। तो यहाँ पे कहा गया समता एवं समान अवसर, बी के अंदर कहा गया यहाँ पे सामाजिक अस्तित्व एवं वैश्वीकरण, या यहाँ पे कहा गया विश्व बंधुता, या फिर यहाँ पे कहा गया सामाजिक संतुलन। अब यहाँ पे ये चार ऑप्शन थे, इन चारों में से अगर बात करें कौन सा समावेशी शिक्षा के लिए यहाँ पे भरा जाएगा बीच में, तो ऑप्शन यहाँ पे आपका बैठता है ए वाला अर्थात समता एवं समान अवसर के सिद्धांत पर आधारित है। तो हम भी जानते हैं कि जो समावेशी इसका कार्य ही होता है। थोड़ा सा डिटेल से बात कर लेते हैं। तो समावेशी शिक्षा की मूल भावना यह है कि हर बच्चे को उसकी किसी भी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या आर्थिक भिन्नता के बावजूद समान समाज और सीखने के बराबर अवसर दिए जाएं। अर्थात शिक्षा प्रणाली सबको समायोजित करे,
कोई भी बच्चा अलग या बहिष्कृत ना रहे। ये तो मेन कार्य ही होता है, जो होता है यहाँ पे समावेशी शिक्षा का, कि हर एक विद्यार्थी को समान तरीके से देखा जाए, उनको समान शिक्षा दी जाए। थोड़ा सा आगे बात करें तो इसलिए समावेशी शिक्षा का मूल सिद्धांत समता अर्थात इक्विटी और समान अवसर साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी है। वैश्वीकरण, विश्व बंधुता या सामाजिक संतुलन जैसे विचार महत्वपूर्ण हो सकते हैं, पर समावेशी शिक्षा की सीधी आधारदर्श संकल्पना नहीं है। अर्थात यहाँ पे जैसे कि वैश्वीकरण, विश्व बंधुता या सामाजिक संतुलन जो कहेंगे, ये हो सकते सही, लेकिन समावेशी शिक्षा के आधार पर बिल्कुल भी सही नहीं बैठेंगे। आप थोड़ा सा बात करते क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 40 पे, जिसमें कहा गया दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम वर्ष यहाँ पे में लागू किया गया, अर्थात जो दिव्यांग अर्थात पीडब्ल्यूडी जो वाला होता है, ये कब लागू किया गया। ऑप्शन में कहा गया 1995 के अंदर, फिर अब कहा गया 1999 के अंदर, या फिर कहा गया है 2016 के अंदर, या फिर यहाँ पे कहा गया 1992 के अंदर। कब लागू किया गया ये आपको यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन में बताना था। तो यहाँ पे अगर बात करें इसमें से कब लागू हुआ, तो यहाँ पे ये जो है आपका 2016 था, तो 2016 में लागू किया गया। अब थोड़ा सा डिटेल से बात करते हैं होता एक्चुअल में क्या है। तो भारत में दिव्यांग जन अधिकार अधिनियम का आधिकारिक नाम जो है विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 अर्थात जिसके हम राइट्स ऑफ पर्सनल विद डिसेबिलिटी कहा जाता है। इसी पे एक्ट के आधार पे ये 2016 में, जिसको हम आरपीडब्ल्यूडी एक्ट भी कहते हैं, जिसे संसद ने दिसंबर 2016 में पारित किया और 2016 के ही अधिनियम के रूप में अधिसूचित किया था। थोड़ा सा आगे बात करें तो इस अधिनियम ने पुराने विकलांग व्यक्ति समान अवसर और अधिकारों की सुरक्षा और यहाँ पे जो है पूर्ण भागीदारी के विषय में अधिनियम 1950 को प्रतिस्थापित किया, जो कि दिव्यांग जनों के अधिकार, समान अवसरों तथा सुलभता को और अधिक व्यापक रूप से परिभाषित किया गया। अर्थात तो जो 1995 वाला था उसको इन्होंने चेंज किया, जिसको आरपीडब्ल्यूडी कहा गया है, एक्ट जो 2016 उसमें ये आया था। अब यहां तक तो हमने आज क्वेश्चन टॉप 10 क्वेश्चन भी किया, जो इसके पहले के वीडियो का होमवर्क क्वेश्चन था उसका भी सॉल्यूशन देखा। अब यहाँ पे आज के होमवर्क क्वेश्चन पे बात करते हैं, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, जिस क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन भी मिलते हैं और इस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर बताना है, कमेंट बॉक्स के अंदर बताना है। क्या सही आंसर होगा इसके लिए आपको हमारा नेक्स्ट वीडियो मिल जाएगा, जिसके अंदर हम डिटेल से बात करेंगे, और ये वीडियो आपको हमारे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब तीनों जगह मिल जाएगा। इसलिए यदि अभी तक आपने हमारे फेसबुक को, यूट्यूब को और इंस्टाग्राम को फॉलो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे आपको वीडियो रेगुलर मिलते रहेंगे। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।